आपके क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर 16 डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो भाई यहां पर इंट्रोडक्शन जो है, अच्छा उसके पहले एक पेज है, ये जो डाइजेशन, ये पूरा सेक्शन जो है ना, ये चालू होने के पहले ये यूनिट 5 है आपका, आपके एनसीईआरटी का। आपके पास एनसीईआरटी है तो देख लो एक बार। और उसमें उन्होंने पहले अल्फांसो कॉर्टी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है जिनके नाम से है ना, ऑडिटरी सिस्टम वगैरह, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री दिया हुआ, एक बार गो थ्रू कर लेना। वैसे मैं उन डिटेल में आपको नर्वस सिस्टम में वो पढ़ाऊंगा। खैर, हमारा करंट टॉपिक जो है उसका डिटेल हम लोग बात करेंगे, दैट इज डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन के बारे में एक सबसे पहली बात तो ये समझ लेना कि एक मिसकंसेप्शन, एक गलत चीज जो आपको स्कूल लेवल पे पढ़ाई गई है, एक इनकम्प्लीट चीज जो स्कूल लेवल पे पढ़ाई गई है बच्चों, वो ये कि अच्छा खाना खा लिया, खाना हजम हो गया, ये डाइजेशन है। ऐसा आपको सिंप्लीफाइड अप्रोच पढ़ाया गया है स्कूल लेवल पे। ठीक है, अगर आप किसी 7th 8th 9th के बच्चे को पूछोगे भाई डाइजेशन क्या है, तो बोलेगा हाँ मैंने खाना खाया, खाना हजम हो गया, खत्म। ठीक है, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, नो, सिंप्लीफाइड है। बट अगर अपन बात कर रहे हैं तो अपन डाइजेशन ये वर्ड को हटा के अपन न्यूट्रिशन एज अ होल इस प्रोसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? भले ही आपके चैप्टर की हेडिंग है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, बट अपन उसको और डिटेल में अगर लिखे तो अपन क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। बात समझ आ रही है? अच्छा, हमारे केस में न्यूट्रिशन का मतलब क्या, कि ऐसा नहीं अच्छा खाना खाया, खाना हजम हो गया, नहीं नहीं नहीं, इट हैज अ लॉट ऑफ स्टेप्स, मेनी स्टेप्स। जैसे कि सबसे पहला, आप खाना खा रहे हो यानी यू आर इंजेस्टिंग द फूड। क्या होने वाला है? यू आर इंजेस्टिंग द फूड। तो इंजेशन, स्टेप नंबर 1 क्या हुआ बच्चे लोग? क्या हुआ नंबर 1? इंजेशन। सेकेंड इज डाइजेशन। सेकेंड इज डाइजेशन। तो एक्चुअली आपको स्कूल लेवल पे सीधा डाइजेशन से शुरू कर दिया, बट हम बात करने वाले इंजेशन की भी। समझ रहे हो? हमने पहले बोला अच्छा खाना खाया, फिर खाना हजम होना शुरू हुआ यानी डाइजेशन, फिर वो खाना अब्सॉर्ब हुआ। वो खाना क्या हुआ? जो न्यूट्रिएंट्स थे खाने में से वो क्या हुए? अब्सॉर्ब हुए। फिर वो असिमिलेट हुए यानी कि असिमिलेशन। क्या हुए? असिमिलेशन यानी असिमिलेट हुए, यानी कि वो सेल्स या टिश्यूज के पास, इंडिविजुअल सेल्स, इंडिविजुअल टिश्यूज के पास जाके उसके साइटोप्लाज्म के अंदर अब्सॉर्ब हुए। और उसके बाद जो बचा हुआ माल मटेरियल था उसका क्या हो गया? एक्सक्रीशन इज द रॉन्ग वर्ड, एक्चुअली एक्सक्रीशन से ज्यादा अच्छा वर्ड है इजेशन। क्या है? इजेशन। तो इंजेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन, ये सब मिलाकर एक प्रोसेस बनता है बायोलॉजी में, दैट इज योर प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। क्या ये बात अच्छे से पहले बहुत ही बेसिक तरीके से समझ में आई? एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल समझ में आई कि हम हमेशा डाइजेशन, चैप्टर का हेडिंग भी सिर्फ यही है। मतलब क्या हम लोग सिर्फ 2 ही स्टेप्स पढ़ने वाले हैं क्या? हम ये 2 स्टेप्स पढ़ने वाले? हाँ, हमारा फोकस इन दोनों पे ज्यादा रहेगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि हमको ये नहीं और ये नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। हमको सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम यहां पर वेल एंड ट्रूली देखें तो एज नीट स्टूडेंट्स या एज बायो स्टूडेंट्स वी आर स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, नॉट ओनली डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। आई होप एवरीबडी गॉट दिस आइडिया। समझ में आया कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों? और जैसा मैंने कहा कि स्कूल लेवल से आप जब आते हो यहां पर, तो आपको ये डिफरेंस जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आने के बाद यू विल रियलाइज कि अच्छा इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के अंदर ये 5 प्रोसेसेस आ गए। आप अपनी एनसीईआरटी में ये लिख देंगे ताकि आपको सामने सामने रिवीजन के लिए, रीड करने के लिए आसानी हो। चलो अब हम लोग जाएंगे वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। तो फूड क्या है? वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ऑब्वियसली। कंपोनेंट्स क्या है हमारे फूड के? ये मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में मतलब इतनी बार बता दिया, आप पक गए होगे। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीजें हैं हमारे फूड में, पता है हमको। फूड का काम क्या है भाई? तो प्रोवाइड्स एनर्जी। ओके, फिर एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स आते हैं फॉर ग्रोथ एंड
रिपेयर ऑफ टिश्यू, मतलब कोई इंजरी हुई उसको ठीक करने के लिए भी चाहिए, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी चाहिए, ठीक है। जो पानी हम पीते हैं, वाटर जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आता है। पानी क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या ये मैंने आपको केमिस्ट्री में सिखाया? वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है? पानी कैसा है? पानी पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? ऑब्वियसली पोलर है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ये भी बताया है, पानी पोलर है, भूलना मत। ये फायदा है ना तुम लोग को सेम टीचर बायो और केमिस्ट्री में होने का, क्योंकि मुझे पता है तुम यहां क्या सीख रहे हो और वहां क्या अप्लाई कर रहे हो, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ओके। तो पोलर होता है पानी और यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, और हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में बहुत बड़ा योगदान पानी का है। ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर होने से क्या हो जाता है? आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है। जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो मैक्रोमॉल, जो बड़े होते हैं, बड़े लार्ज क्वांटिटी नहीं, सॉरी, जो लार्ज होते हैं साइज में या मॉलिक्यूलर वेट में, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, छोटे वाले को माइक्रो बोलते हैं, ये पता है अपने को, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक स्टार्च, मैंने आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च या सेल्यूलोज का एग्जांपल दिया था बच्चों, आपको याद होगा। जो बड़े वाले ये पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स, इनको मैंने ये वर्ड यूज किया था, याद है सबको? पॉलीमेरिक, पॉलीमर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बड़े होते हैं, ये बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये मैक्रो होते हैं, और इनको एज इट इज आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। इनको क्या नहीं कर पाते हो? एज इट इज आप मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनको एज इट इज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या होता है? इनका छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना कंपलसरी हो जाता है। क्या करना पड़ता है अपने को? इनको छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में इनको ब्रेक डाउन करना होता है अपने को। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि हमें कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, हमें क्या करना है? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करना है। कॉम्प्लेक्स से कहां लेके जाना है? सिंपल सब्सटेंसेस में लेकर जाना है। और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में लेके जाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल यानी ब्रेक डाउन करना है, सिंपल भाषा में अगर एकदम आसान मोटे मोटे शब्दों में बोले तो ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, आप बोलोगे ओके। सो दिस होल प्रोसेस वेयर द कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन ये वर्ड का अगर कोई आपको मीनिंग पूछे, इंजेशन का मतलब खाना खाना, जो पहला वाला मैंने बताया, ठीक है। दिस इज एंट्री ऑफ फूड, दिस इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अगेन सिंपल इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं यहां पे। तो ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स इज डाइजेशन। एकदम बढ़िया, समझ में आ गया? सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर अब्सॉर्बेबल फॉर्म, ऐसा फॉर्म जो आपके टिश्यूज में, आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके सेल्स में, या आपके जो भी मतलब ऑर्गन्स वगैरह हैं वहां पर अब्सॉर्ब हो सके। इट हैज टू बी सिंपल इनफ that it can be directly absorbed. This process is called digestion. ठीक है, अब ये कैसे होता है भाई? तो इसके लिए आप एंजाइम्स भी यूज कर सकते हो, और मतलब एंजाइम्स भी यूज होते हैं, और मतलब केमिकल्स, और इसके लिए आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स वगैरह हैं वो सारी भी मिलकर काम करती है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं, मतलब मैकेनिकल प्रोसेस भी है और बायोकेमिकल यानी कि बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस भी है। ये दोनों प्रोसेसेस मिलकर आपके कॉम्प्लेक्स फूड्स को सिंपल थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? एकदम बढ़िया, आप बोलोगे ओके। एंड हाउ टू अंडरस्टैंड कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा जो फ्लो है वो कैसा है, ठीक है? तो वो हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे। आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 258 पे आपको ये डायग्राम मिलेगा। यहां पर देख लो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डोंट सिट एंड ड्रॉ द डायग्राम, जस्ट लुक एट इट, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन एंड ईच एंड एवरी labeling here बच्चों। अच्छा, to understand this diagram there are certain terms that you need to know। पहले जरा टर्म्स पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को ये टर्म्स ही नहीं पता होते, फिर आप डायरेक्ट पढ़ना शुरू करते हो। गलती मत करो। देखो, आप बोलते हो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बोलते हो डाइजेस्टिव सिस्टम, सबने सुना ये? तो ये एक ऑर्गन सिस्टम है जो डाइजेशन में हिस्सा लेगा। आप बोलोगे वाह सर, क्या रॉकेट साइंस बताया आपने, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन कर रहा है, ठीक है। बट इसके लिए आपके जो टेक्निकल टर्म्स है उनके ऊपर फोकस करो।
इनका इसका पहला एक टेक्निकल टर्म है GIT। क्या नाम है? GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और एलिमेंटरी कनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंटरी कनाल। अच्छा, फिर ये मैं बहुत ज्यादा ही आप लोगों को बच्चों की तरह ट्रीट करके ये बात बता रहा हूं, ठीक है? हो सकता है कि आपको ऑफेंसिव भी फील हो जाए, बट ट्रस्ट मी, देयर आर स्टूडेंट्स आई नो जो इसको ये प्रोनाउंस करते हैं। वो बोलते ना, आप में से भी कुछ लोग ये गलती जरूर करते होंगे। एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल। कुछ टीचर्स को देखा मैंने, बच्चे छोड़ो, मैंने टीचर्स को देखा है, उनको एलिमेंट्री कनाल ही बोलने नहीं आता, वो एलिमेंट्री बोलते हैं। अरे भैया, ये जो है ना एलिमेंट्री, ये स्कूल होता है। और तुम लोग ड्राइंग क्लास जाते थे ना, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट, वो ये है एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंटरी कनाल जिसका मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ एक ओपनिंग है, एनस एक ओपनिंग है। ये पूरा ट्यूब लाइक जो पैसेज है ये कंटिन्यूअस है, इसको आप बोलते हो एलिमेंटरी कनाल। बात समझ आ रही है? मुझे एलिमेंट्री नहीं सुनना है, थप्पड़ खाओगे। गांवटी जैसी पढ़ाई मत करो। डॉक्टर बनने वाले हो, डॉक्टरों जैसी पढ़ाई करो, ठीक है? मेरा तो कभी कभी दिल बैठ जाता है ऐसे टीचर्स को बोलते हुए सुनता हूं। मैं, उनकी गलती नहीं है, उनके एरिया में या उनके टीचर्स ने उनको उस भाषा में सिखाया होगा। बट हाँ, ऑलवेज you all know I'm very particular about the way you enunciate and the way you say certain words, so please pay attention. Okay, elementary canal, that is your mouth to anus का जो पूरा का पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो। अच्छा, इसको कुछ लोग और एक नाम से जानते हैं, और एक नाम से जानते हैं इसको, गैस्ट्रो एंटेरिक ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो एंटेरिक ट्रैक्ट, यानी GET भी बोलते हैं कुछ लोग। ये आपको रेयरली सुनने मिलेगा, बट एक्चुअली जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तब आपको गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी ये सुनने मिलेगा ना, एंटेरोलॉजी, यानी कि इंटेस्टाइन की जगह पे एंटेरॉन ये वर्ड सुनने मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या समझ में आई ये सारी चीजों से? ये समझ में आ गया कि द वर्ड एंटेरॉन मीन्स इंटेस्टाइन, सही है ना? The word enteron means intestine and the word gastro means stomach. The word gastro means stomach. तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली स्टमक और इंटेस्टाइन होता है कि नहीं? बात समझ में आई एवरीबडी? इनफैक्ट और स्पेसिफिक चले जाओ, और स्पेसिफिक, enteron is the word for small intestine. Enteron is the word for small intestine और कोलॉन इज द वर्ड फॉर लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी अलग अलग है, लार्ज और स्मॉल के लिए भी वर्ड अलग है। तो जब तक आप टर्म्स से फेमिलियर नहीं हो तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आपको अगर टर्म्स ही नहीं समझ रहे तो पढ़ाई क्या तंबूरा याद रहेगी? तो पहले टर्म समझ गए सब लोग? बोलो हाँ या ना। बढ़िया। अब हम जाते हैं हमारे टर्म्स, जो ये मतलब जो सिस्टम है उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं। चलो, तो आप जब आगे पढ़ोगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, एलिमेंट्री का ना, तो आपको पता है व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। शुरू होता है आपके, ये शुरू होता है आपके माउथ से। कहां से शुरू होता है? माउथ से। माउथ इज व्हाट? माउथ इज दिस ओपनिंग इज माउथ। दिस इज नॉट माउथ, दिस इज माउथ। द ओपनिंग इज माउथ, द स्पेस इज ओरल कैविटी। देखो, 3 फिंगर रखो, दांत के बीच में जाता है, दैट इज योर एवरेज ओपनिंग ऑफ योर जॉ। कभी क्यूरियोसिटी हुई होगी आपको, कितना मुंह खुलता है एक एवरेज आदमी का, एवरेज इंसान का? 3 फिंगर्स, सी है ना? इंटरेस्टिंग है, छोटी छोटी चीजें अबाउट द ह्यूमन बॉडी विच यू विल कीप लर्निंग एज यू गो अलाउ, ठीक है ना? सो द ओपनिंग इज द माउथ and the space inside is your oral cavity. oral cavity में बहुत सारी चीजें हैं। oral cavity के अंदर आपकी टंग है जो एक मसल है, आपके दांत हैं,
ऊपर आपका पैलेट है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ओरल कैविटी के अंदर पीछे अंदर की साइड क्या है, थ्रोट चालू होता है। इंग्लिश में अपन थ्रोट बोलते हैं, थ्रोट, इंग्लिश में अपन थ्रोट बोलते हैं ना, थ्रोट चालू होता है। बायोलॉजिकल भाषा में बोले, बायोलॉजिकल भाषा में बोले तो जहां पे आपकी ओरल कैविटी खत्म होती है वहां पे आपका फेरिंग्स चालू होता है। क्या चालू होता है, फेरिंग्स चालू होता है। तो ध्यान से सुनना, सीक्वेंस को फॉलो करना, माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, क्लियर। खाना माउथ से, खाना सबसे पहले कहां, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में, द पाथवे फॉलोड बाय द फूड। देखो यार, खाने की शुरुआत मुंह से और एंड एनस से होने वाला है तो दुनिया को पता है, तो पता ही है, बट सीक्वेंस क्या है ये जरूरी है, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहले खाना कहा जाएगा माउथ में, उसके बाद जाएगा ओरल कैविटी में, उसके बाद जाएगा फेरिंग्स में। मैं नंबर करते जा रहा हूं ताकि आपको डायरेक्टली पता चल जाए। आप बोलोगे ठीक है। अब कुछ बच्चे जरूर कूद के यहां पे पूछेंगे, सर व्हाट अबाउट दिस, सर व्हाट अबाउट दिस। तो these are glands, the food is not passing through the glands, these are glands that supply the saliva. What I am asking you to concentrate on is tracing the pathway of the food first. We'll come back to the glands, don't worry. Then food goes to esophagus. What is esophagus? बाजू में लिख के रखो एनसीईआरटी में, esophagus is your food pipe. Esophagus is your food pipe. देखो यहां गले में से ना दो चीजें जा रही है, एक विंड पाइप, एक फूड पाइप। क्या जा रहा है, एक विंड पाइप, एक फूड पाइप। आगे विंड पाइप जिसको आप बोलते हो ट्रेकिया, आगे क्या है, विंड पाइप है जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रेकिया। मैं कुछ ये वर्ड्स जो है यहां मैं लिखते जाता हूं, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हमेशा ध्यान में रख लेने का, लिखते रहने का, ताकि रिवीजन होता रहे। ट्रेकिया इज विंड पाइप, इसोफेगस इज फूड पाइप। इसोफेगस की स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, हाँ, और ओइसोफेगस मत बोलना, इसोफेगस है, यू कैन राइट इट विद एन ई और एन ओ, ओके, इट्स द फूड पाइप। ट्रेकिया इज विंड पाइप, इसोफेगस इज फूड पाइप। तो खाना कहां जाएगा भाई, विंड पाइप में कि फूड पाइप में? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली फूड पाइप में जाएगा, सवाल ही नहीं है। अच्छा, इसोफेगस से फिर कहां जा रहा है, इसोफेगस से जा रहा है स्टमच में, स्टमक में, स्टमच नहीं, स्टमक। चौथे नंबर का इसोफेगस, पांचवें नंबर का पेट, पेट, पेट। अच्छा, कुछ बच्चों को, बहुत बेसिक में जा रहा हूं, कुछ बच्चों को स्टमक और एब्डोमेन में ही फर्क नहीं पता। आप में से कोई है ऐसे? एब्डोमेन और स्टमक में पहले फर्क भी समझ लो जरा, ठीक है। एब्डोमेन वो है जो, मतलब जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन ने जो इस पे 8 पैक बनाए हुए, वो एब्डोमेन है ना। देखो सिंपल भाषा में ऐसा होता है कि आपका हेड होता है, अपेंडेजेस होता है, मैंने आपको ये स्केलेटन में सिखाया था, हेड, अपेंडेजेस, है ना। उसके अलावा जो बचा, आपके हाथ पैर निकाल दो, हेड निकाल दो, क्या बचा, टॉर्सो। हेड निकाल दो, नेक निकाल दो, हाथ पांव निकाल दो, तो क्या बचेगा, टॉर्सो। टॉर्सो में यहां पर बीच में होता है डायफ्राम। क्या होता है बच्चों, डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा होता है थोरैक्स, नीचे का हिस्सा होता है एब्डोमेन, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये जगह है, ये स्पेस है, ये कैविटी है, एब्डोमेन। डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन, ऊपर थोरैक्स। थोरैक्स के अंदर आपके लंग्स, है ना, आपका हार्ट, ये सारी चीजें होती हैं जिसको आप इंग्लिश में चेस्ट कैविटी कहते हो। और एब्डोमेन के अंदर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, स्टमक, है ना, इंटेस्टाइन। तो स्टमक इज इनसाइड द एब्डोमेन, ऐसा है। पर इंग्लिश में लोग क्या करते हैं, स्टमक एब्डोमेन अपन, और हिंदी में तो पेट ही, इसको पेट ही बोलते हैं, अंदर भी पेट है, इधर भी पेट है, सबको कंफ्यूज कर देते हैं आपको। आई होप ये क्लियर हुआ बच्चों, मैंने जो बताई बात। थोरैक्स, एब्डोमेन क्या होता है, और एब्डोमेन और स्टमक में फर्क क्या है, एकदम क्लियर कर लो। बहुत बेसिक में जाएंगे अपन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, स्टमक में पहुंच गए। इफ यू आर वंडरिंग व्हाट द डायफ्राम इज एक्चुअली मेड ऑफ, जस्ट अ मस्कुलर पार्टीशन, इट्स अ पार्टीशन दैट सेपरेट्स योर चेस्ट कैविटी फ्रॉम योर, नहीं तो तुम्हारे लंग्स तुम्हारे पेट में गिर जाएंगे, मतलब एब्डोमेन में गिर जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, है ना।
डायफ्राम सेपरेट्स योर चेस्ट कैविटी फ्रॉम योर अब्डोमिनल कैविटी, है ना। पता चला पानी पूरी खाई और पेट में से लंग्स में चली गई, हाँ, और सांस लिए तो लंग्स में से पेट में चला गया, अच्छा नहीं लगता। तो स्टमक जो है उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद पहले क्या आता है? स्टमक के बाद आता है पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि दिस पार्ट। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज फर्दर डिवाइडेड एक्चुअली इनटू 3 पार्ट्स, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन से? डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा डुओडेनम, दूसरा हिस्सा जेजुनम, तीसरा हिस्सा इलियम। क्या याद है मैंने लोकोमोशन पढ़ाते वक्त कहा था कि एक बोन है जिसका नाम है इलियम और एक सॉफ्ट टिश्यू है जिसका नाम है इलियम? याद आया? इलियम, इशियम, प्यूबिस, वहां पे बोन थी इलियम, और यहां पे इलियम है पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। कितना मस्त, ब्रिलियंट। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग, उसके बाद आएंगे अगेन लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आ गए, उसके 3 पार्ट हो गए, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे, उसके भी 3 पार्ट है। कौन से भाई? तो असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन। मैंने कोलॉन वर्ड बता दिया था, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए वर्ड यूज होता है। तो असेंडिंग, अब देखो ध्यान से, मैं वो तुम लोग वो गेम आता था, अपन बचपन में खेलते होगे तुम लोग, वो ऐसे एक मेज बनी होती है, एक यहाँ पे एक चूहा बना होता है और यहाँ पे चीज रखा होता है और चूहे को चीज तक पहुंचाने का है ना। वो तुम लोग खेला, नोटबुक के पीछे तुम खेलते हो, हाँ, क्लास के अंदर। हाँ? मेरी क्लास में खेल के देखना, मारूंगा मार के। हाँ, तो यहाँ देखो, ये वैसा है, तुम ट्रेस करो जरा, खाना कहां से कहां जा रहा है। खाना यहां से जा रहा है, देखो ये रहा तुम्हारा इलियम, देखो ये रहा, ये इलियम से, है ना, ऐसा, समझ रहे हो। और इलियम से ये ऐसे पूरा घूम के ऐसे गया, देखो डायरेक्शन देखो जरा ध्यान से, जैसे गूगल मैप्स बड़े ध्यान से देखते हो, ये भी सीखो। तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग नाम से ही पता चल गया। असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है, असेंडिंग ना ऊपर जा रहा है ना। ट्रांसवर्स मतलब ऐसा साइडवेज, ट्रांसवर्स मतलब साइडवेज ना, लैटरल, ट्रांसवर्स साइड में, नीचे डिसेंडिंग। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, इजी। बोलो हाँ या ना। 3 टाइप के कोलॉन हो गए, 3 टाइप के नहीं, मतलब 3 हिस्से हो गए। सीक्वेंस फिर भी नहीं छोड़ना है, सीक्वेंस क्या है? 3 पार्ट, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से, वैसे लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से, ठीक है। डिसेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन से कहां आया? फिर सिग्मोइड कोलॉन में आया। अब इसको भी आप एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट मान सकते हो, बहुत लोग इसको एक अलग ये मानते हैं, अलग एक्सटेंशन मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है रेक्टम में, और उसके बाद जाता है एनस में, मतलब एनस से बाहर चला जाता है। अगेन एनस इज द ओपनिंग, रेक्टम इज अ स्मॉल सेक्शन हियर, दिस मच, वेयर द इजेशन यानी सॉलिड वेस्ट पार्टिकल इज स्टोर्ड टेम्पररीली जस्ट बिफोर डेफिकेशन, जस्ट बिफोर डेफिकेशन। अब जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं, इजेशन, डेफिकेशन, ये सब वर्ड्स क्या है, ठीक है। अगेन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए बता रहा हूं। डेफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉलिड वेस्ट। सिंपल भाषा में पॉटी करना, छीछी। और बचपन में छोटे बच्चों को पूछती, मम्मी पूछती, छीछी हो गई बेटा, छीछी, डेफिकेशन इज छीछी, राइट। तो डेफिकेशन को अगर आप बायोलॉजिकल टर्म्स में डिफाइन करोगे तो आप बोलोगे इजेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, इजेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, यस। और आपको जो गलत वर्ड स्कूल में सिखाया गया था, अगेन गलत नहीं मतलब हाफ इंफॉर्मेशन दी गई थी, एक्सक्रीशन, आपको यह सिखाया गया ना, एक्सक्रीशन, एक्चुअली गलत है, एक्चुअली गलत है। एक्सक्रीशन का मतलब वेस्ट निकालना, ठीक है, बट लिक्विड वेस्ट निकालना, यानी यूरिनेशन के लिए आप एक्सक्रीशन वर्ड यूज करोगे। समझे कि नहीं समझे? तो जब किडनी ने यूरिन बनाया और आपने उसको बाहर फेंका, उसको बोलेंगे एक्सक्रीशन,
अच्छा जरा फिर से इसको और अच्छे से समझा देता हूं, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ कर दोगे। ध्यान से देखो, 4 वर्ड है, चारों वर्ड का जरा मीनिंग समझ लो, चारों वर्ड का मीनिंग समझ लेना। एक वर्ड है मिक्चुरेशन, क्या वर्ड है? मिक्चुरेशन। दूसरा वर्ड है डेफिकेशन, ठीक है, अभी डेफिकेशन का मतलब बताया, ठीक है। एक वर्ड है एक्सक्रीशन और एक वर्ड है इजेशन, ठीक है। डेफिकेशन और इजेशन ये दोनों का मीनिंग सेम है, क्या? रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, क्लियर? राइट? और मिक्चुरेशन और एक्सक्रीशन का मीनिंग एक्चुअली सेम है, रिमूवल ऑफ लिक्विड वेस्ट। एकदम क्लियर? अच्छा, लिक्विड वेस्ट, विच टाइप ऑफ लिक्विड वेस्ट? नाइट्रोजिनस लिक्विड वेस्ट। कौन सा वेस्ट? वेस्ट, यानी कि हमारी भाषा में बोले, हमारे बॉडी के सेंस में बोले तो वो क्या है? यूरिन है। अच्छा, तो आप बोलोगे सर ठीक है, रिमूवल ऑफ लिक्विड वेस्ट ये वो। कुछ बच्चे आके पूछते हैं सर स्वेटिंग ऑल्सो इज एक्सक्रीशन। हाँ, स्वेटिंग इज ऑल्सो एक्सक्रीशन, बिकॉज तुम्हारे स्वेट में स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया निकल जाता है, स्मॉल टाइनी अमाउंट्स, बट निकलता है। मेजरली यूरिन में निकलता है, तो इसलिए यूरिन पास कर रहे हो तो क्या बोलोगे? मिक्चुरेट कर रहे हो। अगर सॉलिड वेस्ट स्टूल पास कर रहे हो, स्टूल बोलते हैं सॉलिड वेस्ट को, हम लोग बोलते हैं क्या? स्टूल, है ना, स्टूल। तो अगर स्टूल पास कर रहे हो तो डेफिकेशन, यूरिन पास कर रहे हो तो मिक्चुरेशन या इजेशन और एक्सक्रीशन, और एक सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हो। अगेन कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि स्कूल में आपको एक्सक्रीशन ये जनरल टर्म बोल दिया, बॉडी में से कुछ भी कचरा निकल रहा था एक्सक्रीशन बोल दो, ऐसा सिखाया ना आपको, बट आपको फर्क समझ में आ गया। हाँ, आपको ऐसा सिखाया गया, रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब एक्सक्रीशन, जो गलत दी, हाफ इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये क्लैरिफाई करते रहता हूं कि आधी चीजें जो स्कूल में पढ़ी उसको डिटेल में आप सीखो। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? बेसिक्स क्लियर? सीक्वेंस समझ में आया? मैंने सीक्वेंस मार्क किया है, ध्यान में रख लेना एकदम अच्छे से, ठीक है। खाना कहां से कहां जाने वाला है, ठीक है। अब पीछे आ जाओ वापस, एक एक करके, जैसे जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में गए थे वैसे। तो मैंने एलिमेंटरी कनाल ये वर्ड यूज किया था बच्चों, वो मैंने क्या बोला था कि माउथ से लेके एनस तक जो एक कंटिन्यूअस ट्यूब है उसको एलिमेंट्री कनाल कहते हैं, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बुक की भाषा में देखो क्या लिखा है, द एलिमेंट्री कनाल बिगिंस विद एंटीरियर। एंटीरियर मतलब आगे, आगे ओपनिंग कौन सी? तुम्हारे शरीर के आगे ओपनिंग कौन सी है? माउथ। पीछे ओपनिंग कौन सी है? एनस। आप अगेन बायोलॉजिकल टर्म्स क्या यूज करेंगे? एंटीरियर पोस्टीरियर। क्या वर्ड यूज करेंगे? एंटीरियर पोस्टीरियर। मैं आपके लिए एकदम आसान कर देता हूं, ए फॉर एंटीरियर आगे, पी फॉर पोस्टीरियर पीछे, आगे पीछे, एंटीरियर पोस्टीरियर। समझ में आया? इससे आसान तो नहीं हो सकता। यस, तो एंटीरियर ओपनिंग क्या है? माउथ है। पोस्टीरियर ओपनिंग क्या है? एनस है, ठीक है, राइट। अच्छा, माउथ से शुरू होता है, तो अब माउथ से हम लोग कहां जा रहे हैं? ओरल कैविटी या बकल कैविटी में जा रहे हैं। माउथ से कहां जा रहे हैं? माउथ लीड्स टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी, जिसमें पूरा दिन हम काम करते हैं डेंटिस्ट लोग। आप सबको तो पता ही है ना, लाइक यू ऑल नो व्हाट आई डू, राइट। लोगों के दांत तोड़ तोड़ के पैसे कमाने का नहीं, बट सीरियसली स्पीकिंग, ओरल कैविटी। सो अगेन दिस इज अ मिसकंसेप्शन दैट डेंटिस्ट का क्या काम है? सिर्फ दांत। अरे नहीं भाई, डेंटिस्ट का काम बहुत है, दांत, गम्स, टंग, पैलेट, आजू बाजू की मसल, बोन, इम्प्लांट, जॉ, सब कुछ करना होता हमको। राइट, ठीक है। तो पूरे ओरल कैविटी की बात करो, सिर्फ दांत की नहीं। पूरे ओरल कैविटी में क्या क्या है? तो आपके मतलब के लिए, अगर मैं 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे बात करूं, तो पूरे ओरल कैविटी में हमको क्या पढ़ना है भाई? हमको पढ़ना है टीथ एंड टंग। क्या पढ़नी है? 2 चीजें, टीथ, टंग। अब दांत के ऊपर तो मतलब मैं आपको सालों साल तक पढ़ा सकता हूं,
लेकिन मैं आपको शॉर्ट में टीथ के बारे में बताता हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, डायरेक्ट एमसीक्यूज नीट में आए हुए हैं और आएंगे आगे भी, तो प्लीज नोट डाउन करते जाना जो मैं लिखवा रहा हूं। तो हमारा जो डेंटल सिस्टम है या हमारे जो टीथ हैं ह्यूमन बींग्स के, हाँ, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाना। ह्यूमन टीथ हैव 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, इनके 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने डिस्क्राइब किए, और 3 वर्ड्स हैं जो हम यूज करेंगे उनको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। हमारे टीथ कैसे हैं या हम ह्यूमंस दांत के रिस्पेक्ट में कैसे हैं, 3 वर्ड्स क्या हैं, इस पे फोकस करो। वी आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर डाइफोडोंट। वी आर व्हाट? डाइफोडोंट। डाइफोडोंट, DIPHYO डॉट, डाइफोडोंट, ये पहला है। डाई, द वर्ड डाई मीन्स व्हाट? डाई या बाय का मतलब क्या होता है? 2। इसका मतलब होता है हमारे पास 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, है ना? कितने होते हैं? 2 सेट ऑफ टीथ, मतलब ऊपर वाला आपको 2 सेट ऑफ टीथ बना के दे सकता है। कौन से कौन से? मिल्क टीथ, आपके दूध के दांत, हिंदी में बोलते हैं ना दूध के दांत, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ को मैं डेसिडुअस टीथ बोलूंगा। क्या बोलूंगा? डेसिडुअस टीथ, ठीक है। अगेन बायोलॉजिकल, देखो इंग्लिश का टर्म और बायोलॉजिकल टर्म आपको दोनों सीखना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आपके पास, ठीक है। दूसरा होता है परमानेंट टीथ, दूसरा होता है ऑब्वियसली परमानेंट टीथ। इस वक्त आपके मुंह में जितने भी दांत है वो सब कैसे हैं? परमानेंट टीथ है। आपके दूध के दांत गिर गए, कब गिरे? जब आप छोटे थे, 11, 12, 13 साल की उम्र में गिर गए। 13 ईयर्स की एज में सेकंड मोलर आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास 2 सेट ऑफ दांत आपको मिलते हैं, एक होता है मिल्क टीथ का सेट, एक होता है परमानेंट टीथ का सेट। तीसरा सेट बनाने का है तो मेरे पास आओ, पैसा दो, मैं बना के दूंगा। मतलब नकली दांत बनाने तो डेंटिस्ट के पास जाओ, ठीक है ना। हाँ, भगवान 2 ही देगा, तीसरे के लिए पैसा देना पड़ता है। तुम लोग ये 2 का ध्यान नहीं रखते हो, इसके लिए फिर खर्चा होता है, ध्यान दो, ठीक है। मिल्क टीथ का दूसरा नाम क्या, ये भी देख लो। मिल्क टीथ आर कॉल्ड टेम्पररी टीथ, ऑब्वियसली यार, जब एक परमानेंट है तो दूसरा क्या होगा? सही है ना। और बायोलॉजिकल टर्म क्या है? डेसिडुअस टीथ। क्या नाम है बच्चों? डेसिडुअस टीथ, मतलब द टीथ दैट आर गोइंग टू फॉल ऑफ इवेंचुअली, जो गिर जाने वाले, अपने आप गिर जाने वाले। तुम लोग करते थे ना बचपन में, अपने इंडिया में टूथ फेरी का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं, वो फॉरेन कंट्रीज में होता है टूथ फेरी। अपने यहाँ क्या बोलते थे? दांत गिर गया, आप जाते हो मम्मी के पास फावड़े, जैसे 7-8 साल के हो गए तभी, हाँ मम्मी दांत गिर गया, तो मम्मी क्या बोलेगी? हाँ, उसको वो फ्लावर पॉट होता है ना, फ्लावर पॉट गमले में लगा दे तो नया दांत जल्दी आएगा। ऐसा हम लोग को मामू बनाते थे, हम लोग छोटे थे तब, है ना। तो जो मिल्क टीथ होते हैं ना, बेसिकली वो आपके एक टाइम के बाद अपने आप लूज होके गिरने लग जाते हैं। तो हमारे पास 2 सेट है दांत के, इसलिए हम कैसे हैं? हम डाइफोडोंट ऑर्गेनिज्म है। गया दिमाग में? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलो हाँ या ना। वेरी गुड। अगला कॉन्सेप्ट अबाउट ह्यूमन टीथ इज दैट वी आर ऑल्सो थीकोडोंट। हम क्या है? हम थीकोडोंट भी हैं। अब थीकोडोंट का मतलब क्या? अच्छा, ये तो मतलब समझ गए होगे कि ओडोंट, डोंट, डोंट मतलब दांत, एक्चुअली कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दंत। जैसे अपन गणपति भगवान को, गणेश जी को बोलते हैं ना एक दंत, दांत, दंत से दांत आया, दांत से आया वो लैटिन वर्ड है डोंट, ओडोंट, ओडोंटोस मीन्स टीथ। इट्स ब्यूटिफुल द होल लैंग्वेज हाउ दे कनेक्ट। एनीवे, थीकोडोंट, द वर्ड थीका, थीका मीन्स, थीका इस शब्द का मतलब होता है अ सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर और अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। थीका का मतलब क्या होता है? सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारे दांत कैसे हैं? ये तुम्हारे जो दांत है, ये तो ऐसा ऐसा करके निकाल सकते हो अपने आप, खींचो, नहीं निकलेंगे। अगर लूज है तो मत खींचना, फिर मेरे पे नाम लगाओगे। हाँ, ऐसे करके नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हड्डी के अंदर, बोन के अंदर एक सॉकेट है, खड्डा है, जिसके अंदर दांत ऐसे बरोबर टाइट फिट है, बैठा हुआ है।
है ना, इसीलिए हम हैं थीकोडोंट। एक सॉकेट है, जैसे तुम्हारा प्लग और सॉकेट होता है ना, कैसे फट करके बैठता है ना, वैसे ही तुम्हारा दांत जो है वो इसके अंदर बैठा है। बाय द वे, इसको हम लोग पेग एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? पेग एंड सॉकेट जॉइंट। आप लोगों को मैंने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सिखाया था, याद होगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मूवमेंट अलाउ करता है। क्या ये जॉइंट आपकी मूवमेंट अलाउ करता है? मूवमेंट नहीं हो रही ना? हो रही तो प्रॉब्लम है भाई, अपॉइंटमेंट ले लो, आ जाओ। आप सोचोगे सर अपना बिजनेस ही प्रमोशन करने में लगे हो। नहीं नहीं, तुम लोग के लिए तो फ्री है, क्या टेंशन है, बच्चे हो तुम। चलो, तो पेग एंड सॉकेट जॉइंट। बाय द वे, पेग एंड सॉकेट जॉइंट, देखो सारे एमसीक्यू पॉइंट यहां पे अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। पेग एंड सॉकेट जॉइंट का दूसरा नाम है गॉम्फोसिस। क्या नाम है? तो दांत का बोन के साथ जो जॉइंट है उसका नाम इंग्लिश में है पेग एंड सॉकेट जॉइंट, बायोलॉजिकल टर्म्स में है गॉम्फोसिस। क्या नाम है? गॉम्फोसिस। तो बिकॉज हमारे दांत जॉ के सॉकेट के अंदर फिक्स हैं, फिट हैं, इसीलिए हम थीकोडोंट हैं। तो हम डाइफोडोंट भी हैं, हम थीकोडोंट भी हैं। क्लियर? बढ़िया। अच्छा, हम हेटेरोडोंट भी हैं बच्चों। हम क्या हैं? हम हेटेरोडोंट भी हैं। क्या हमारे सारे दांत एक जैसे दिखते हैं? नहीं, हमारा ये दो दांत अलग दिखते हैं, इंसाइजर, ये वाला शार्प वाला, ये जो है ना डेविल्स टूथ जिसको आप बोलते हो, मराठी में हम लोग इसको सोड़ा बोलते हैं। सोड़ा, मराठी जो बोलते हैं उसको आता रहेगा। शार्प वाले दांत को क्या बोलते हैं? सोड़ा, है ना। हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ये वाले दांत को राक्षस दांत, कैनाइन ही बोलते हैं इंग्लिश में, तो है ना। तो जो नॉनवेज खाने वाले जैसे टाइगर वाइगर हो गए ना, कार्निवोरस एनिमल्स के, वह शार्प होते हैं कैनाइन्स, है ना। कम्स फ्रॉम द वर्ड केनाइन विच इज बेसिकली मीनिंग डॉग। तो हम हेटेरोडोंट है, इसका मतलब कि हमारे मोलर, कनाइन, अलग अलग टाइप के दांत हैं। सारे दांत एक जैसे नहीं है। अगर हमारे सारे दांत एक जैसे होते तो हम क्या क्या कहलाते? होमोडोंट कहलाते। तो आपके दिमाग में तुरंत सवाल आएगा, सर ऐसे भी जानवर होते हैं क्या, ऐसे भी एनिमल होते हैं जिनके सारे दांत एक जैसे होते हैं? ये दांत कहां देखे आपने? कार्टून में। कार्टून में तो देखे होंगे, घोड़े के, गाय के, ये जो मतलब जो हर्बीवोरस एनिमल है, खच 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 ऐसा उनके मतलब स्क्वायर 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 से बड़े बड़े ऐसे दांत है और सब एक जैसे रहते हैं। क्योंकि वो, हाँ, वो तो कार्टून में वो लोग ऐसे बना देते हैं कि मोर और लेस एक जैसे दिखते हैं उनके दांत। तो यहां पर उन जिनके दांत एक जैसे हैं, जिन एनिमल्स के दांत समझो ऐसे, उनको कर्ड चूइंग एनिमल्स बोलते हैं, मतलब घास खाने वाले हर्बीवोर्स, हम लोग कर्ड चूइंग भी बोलते हैं उनको, ठीक है। जैसे आपके गाय बकरी है ना, वो सब। हम हेटेरोडोंट है, हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टीथ है। क्या है हमारे पास? डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टीथ है। समझ आ गई बात? तो हम डाइफोडोंट भी हैं, हम थीकोडोंट भी हैं, हम हेटेरोडोंट भी हैं। ये तीनों शब्द अच्छे से समझ लो, इनके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी वैरायटीज ऑफ टीथ पे आऊंगा, उसमें और डिटेल है भाई, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला तक जाएंगे अपन, ठीक है। अब पढ़ो, अब देखो कितना इजी लगेगा सारी चीजें। क्या बोलता है? ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ, दैट इज वाई वी कॉल थीकोडोंट। करेक्ट? हर दांत जबड़े की हड्डी के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए थीकोडोंट। अच्छा, वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ। वी हैव व्हाट? टू सेट्स ऑफ टीथ। मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव दैट इज टेम्पररी दांत और मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ, और परमानेंट टीथ और अडल्ट टीथ। दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड डाइफोडोंट डेंटेशन। ये भी सिखा दिया मैंने। परमानेंट वाले को आप क्या बोलोगे? अडल्ट टीथ बोल लोगे। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, ओके। और अडल्ट ह्यूमन में कितने दांत होते हैं?
32 परमानेंट टीथ होते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए हम हेटेरोडोंट भी है। ठीक है, हेटेरोडोंट भी है, आप बोलोगे ओके, ये समझ में आ गया। अब आते हैं डिटेल में कि भाई अब जो वेराइटीज मैंने लिखी थी ऊपर, ये जो वेराइटीज हैं इनकी बात करते हैं जरा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीथ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीथ। अब इसमें मैं आपको एक और एमसीक्यू पॉइंट लिखवा रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, कि बच्चों में कितने दांत होते हैं। मतलब मैं ऐसे बोलूं, आपके मिल्क टीथ के सेट में कितने दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं मिल्क टीथ के सेट में? देयर आर 20 टीथ। कितने? 20। और आपके परमानेंट टीथ के सेट में कितने होते हैं? 32। ये तो सबको ही मालूम है, मतलब किसको नहीं पता होगा यार, ये तो 32 दांत होते हैं तो सबको मालूम क्या है ना। 206 हड्डी होती है, 32 दांत होते हैं, ये तो बेसिक बायोलॉजी का नॉलेज तो सभी को है ना। अब तो आप बोलोगे अच्छा सर मिल्क टीथ 20 होते हैं, परमानेंट टीथ 32 होते हैं, यानी कि 12 दांत एक्स्ट्रा है। तो अब सवाल ये, ऐसे कौन से 12 दांत एक्स्ट्रा है? तो पहले समझो कि कौन से दांत होते हैं, फिर हम समझेंगे कौन से एक्स्ट्रा है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीथ? टाइप्स आर एज फॉलोज। टाइप्स आर एज फॉलोज। आपके पास होते हैं इंसाइजर्स। कौन से दांत? इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। इंसाइजर फर्दर दो टाइप के होते हैं। इंसाइजर फर्दर दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर। ठीक है, सेंट्रल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर। कनाइन एक ही होता है, कनाइन कनाइन होता है। प्रीमोलर भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकेंड प्रीमोलर। ठीक है, समझ में आ रही बात? और मोलर आपके 3 टाइप के होते हैं। मोलर कितने होते हैं? 3 टाइप, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर एंड थर्ड मोलर। फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर एंड थर्ड मोलर। और ये जो थर्ड मोलर होता है बच्चों, तीसरा मोलर होता है, इसको आप एक बहुत ही खास नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? ये भी जनरल नॉलेज है, सबको पता होता है ये। इसको आप जानते हो बाय द नेम ऑफ विजडम टूथ। किस नाम से जानते हो? विजडम टूथ। यस, इसको अपन हिंदी में अक्ल की दाढ़ बोलते हैं। अक्ल की दाढ़ क्यों? क्योंकि 18 साल 17-18 साल की उम्र में आती है, और तब तक ये अजम्पशन होता है कि आपको कुछ ना कुछ अक्ल तो आएगी लाइफ में, थोड़ी बहुत। वो अलग बात है कि आपके केस में वो ट्रू हो या ना हो, ये गारंटी नहीं है, बट एटलीस्ट द अजम्पशन इज दैट। डिड यू ऑल गेट दैट? इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन बाय द वे। वो भी मैं बताऊंगा आगे जाके कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है। सारी चीजें एक साथ बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। कितने इंसाइजर? 2 टाइप के। कितने कनाइन? एक ही टाइप का। कितने प्रीमोलर? 2 टाइप के। मोलर कितने? 3। अब जरा ध्यान से ये बात को समझना, बहुत ध्यान से ये बात को समझना। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके लेवल पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको ये बहुत ज़्यादा ईजी लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि हम तो यही पढ़े हैं जिंदगी भर और यही काम करते हैं रोज़। ठीक है, तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। बट आपके लिए बता दूं, ध्यान से समझना। आप अपने फेस को पहले 2 पार्ट्स में, 2 हाफ में डिवाइड करके देखो, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। फिर जो आपका जबड़ा है उसको अपर और लोअर ऐसे डिवाइड करके देखो। समझ रहे बात को?
अपर जॉ इज मैक्सिला, लोअर जॉ इज मैंडिबल, सबको मालूम है, सिखाया मैंने लोकोमोशन में। यस, अपर जॉ मैक्सिला, लोअर जॉ मैंडिबल। फिर राइट, तो मैक्सिला में राइट हाफ लेफ्ट हाफ, मैंडिबल में राइट हाफ लेफ्ट हाफ। समझ में आ गई बात? यानी कि 4 ऐसे पार्ट्स बने, मैक्सिला का राइट लेफ्ट, मैंडिबल का राइट लेफ्ट। सो फार एवरीबॉडी विद मी, यस और नो? जूम इसलिए किया ताकि आप मेरे दांत देख सको, प्लीज डोंट जज। सी द लार्जर वन, द लार्जर सेंट्रल, जो बनी टीथ बोलते हैं ना, बनी टीथ, ये फावड़े वाले दांत, ये आपके सेंट्रल इंसाइजर है। कौन से? सेंट्रल इंसाइजर। उसके बाजू का छोटा वाला, ये सेंटर वाला सेंट्रल इंसाइजर, उसके बाजू वाला लैटरल इंसाइजर। बाजू में, साइड में ना, साइड में मतलब लैटरल। उसके बाजू में शार्प दांत, कैनाइन। उसके बाजू में, उसके पीछे फर्स्ट प्रीमोलर, फिर सेकंड प्रीमोलर, फिर फर्स्ट मोलर, फिर सेकंड मोलर, फिर थर्ड मोलर। तो अगर आप मेरे जॉ को ऐसे देखो कि मैक्सिला का एक हाफ में ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैक्सिला का एक हाफ। आप भी क्या करो, सामने सामने अपने सेंटर से लेके पीछे तक ऐसे इमेजिन करो, सेंटर से पीछे तक। कितने दांत गिनाए मैंने आपको? एक सेंट्रल इंसाइजर, एक लैटरल इंसाइजर, एक कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। कितने दांत गिनाए मैंने? 8 दांत गिना दिए। यस और नो? ऑन वन जॉ, वन साइड यू हैव 8 टीथ, तो 8 इधर 8 इधर, कितने हुए? 16। नीचे कितने हुए? 16। 16 और 16 कितने हुए? 32। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। परफेक्ट। तो आपका ये जो अरेंजमेंट है, फिर से समझो, ये मैं हाफ के हिसाब से बता रहा हूं, मतलब हाफ जॉ के हिसाब से बता रहा हूं। प्लीज इसको ध्यान देना। क्यों? क्योंकि आप जब डेंटल फॉर्मूला लिखोगे, आप क्या लिखोगे? अभी लिखोगे आप ह्यूमन बींग्स का डेंटल फॉर्मूला। देखो हमारे पास क्या है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। बोलोगे ठीक है, मोलर मतलब वो बड़े वाले, जो सबसे बड़े दांत होते हैं ना, खाना चबाने के, दाढ़ बोलते हैं अपन उसको, वो अरेंजमेंट इनका है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज व्हाट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला, जहां पर आई मींस इंसाइजर, सी मींस कैनाइन, पीएम मींस प्रीमोलर, एम मींस मोलर। राइट? अब मैं आपको एक हाफ का बता रहा हूं, अपर और लोअर। ध्यान से सुनना, एक हाफ का बता रहा हूं, अपर और लोअर। सो दिस रिप्रेजेंटेशन, दिस कंफ्यूजेस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको क्लियर हुआ बच्चों? ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये पूरे जबड़े का है कि आधे जबड़े का है? ये हाफ जबड़े का है। और 2 लाइन क्यों बनाई है? अपर और लोअर, मतलब एक हाफ का अपर और लोअर, ऐसा उन्होंने अरेंजमेंट आपको दिखाया। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर मैं आपको पूछूं फुल डेंटल फॉर्मूला, एमसीक्यू में ध्यान देना, अगर मैं आपको पूछूं फुल डेंटल फॉर्मूला, तो आप ऐसे लिखोगे ना, आप बोलोगे 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3, ऐसे लिखोगे ना पूरा। बोलो हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका कंप्लीट डेंटल फॉर्मूला है बच्चों, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट एक हाफ से ही कर लेते हैं। तो आपको यह समझना है, क्योंकि अगर आप काउंट करोगे एक हाफ में, बताओ कितने हुए? 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, कितने हुए? 3। 2 प्रीमोलर कितने हुए? 5। और 3 मोलर कितने हुए? 8। 8 ऊपर 8 नीचे, तो 16 दांत हुए। तो ये एक हाफ हुआ ना, ऐसा सेकंड हाफ 16 दूसरे साइड भी है। क्या ये बात में क्लैरिटी आई? बोलो हाँ या ना? तो इससे आपका एक एमसीक्यू का पॉइंट निकल के आया। क्या? नंबर ऑफ टीथ इन ईच जॉ। एक इंडिविजुअल जॉ में कितने दांत? एक जबड़े में, अपर जॉ या लोअर जॉ में कितने दांत? 16। टोटल 32 है। अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में 16। समझा कि नहीं समझा? और नंबर ऑफ टीथ इन ईच क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब समझते हो? अभी क्वाड्रेंट समझ गए होगे। क्वाड्रेंट मतलब उस जबड़े का भी हाफ, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। कितने हो गए? 8। क्लियर हो गई बात? एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई सवाल नहीं, कोई टेंशन नहीं, है ना? अच्छा, अब मैंने आपको वर्ड्स बताए। देखो बायोलॉजी में वर्ड्स कहां क्या क्या है। देखो जैसे मैंने आपको वर्ड्स बताए, मिक्चुरेशन सुसु करना, डेफिकेशन पॉटी करना, वैसे ही खाने को च्यू करना, चबाना। आप इंग्लिश में पढ़ते हो च्यूइंग, हिंदी में बोलते हो चबाना, है ना?
तो उसको बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्या वर्ड है? मैस्टिकेशन। ठीक है, मैस्टिकेशन। तो अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर टीथ, तो आप बोलोगे द फंक्शन ऑफ द टीथ इज मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। खाने को चबा चबा के, क्रश कर करके पेस्ट बना देना, दैट इज मैस्टिकेशन। अच्छा, डू नॉट कंफ्यूज दिस विथ स्वॉलोइंग। निगलना, हिंदी में बोलते हैं निगल गए, खाना निगल लिया, है ना? मराठी में आपण बोलतो आपण गिळतो, आपण जे काही जेवण करतो ते गिळायचं, म्हणजे क्या बोलते उसको? गिळना मतलब स्वॉलो करना, वो अलग है। उसके लिए भी बायोलॉजिकल टर्म है, डिग्लूटेशन। वर्ड लिख दूं ताकि आपको याद रहे। क्या? चूइंग इक्वल टू, चूइंग को हम लोग बोलेंगे मैस्टिकेशन। ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, नहीं तो पढ़ते वक्त बाउंसर जाते हैं। चूइंग का मतलब मैस्टिकेशन, स्वॉलोइंग का मतलब डिग्लूटेशन। ऐसे करते करते अपनी पूरी डिक्शनरी बन जाएगी ना बायोलॉजिकल टर्म्स की। तो मैस्टिकेशन में दांत का काम आता है। ठीक है, टीथ के लेयर्स, हमारे दांत के लेयर्स कौन से हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। आपके दांत हमेशा 3 लेयर से बने होते हैं। ठीक है, टीथ, ह्यूमन टीथ अगर हम लोग बात करें, ह्यूमन टीथ क्या, मैमेलियन टीथ बेसिकली, टीथ आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कौन से 3 लेयर्स? 3 लेयर्स। सबसे बाहर का लेयर है इनैमल। इसका नाम सुना होगा सबने, इनैमल। बीच का लेयर है, मिडल लेयर जो है उसका नाम है डेंटिन। क्या नाम है? डेंटिन। स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, डेंटिन। और इनर जो अंदर है, सबसे अंदर लेयर है, इनर लेयर है, दैट इज कॉल्ड द पल्प। दैट इज कॉल्ड द पल्प। इनैमल इज यूजुअली व्हाइट, डेंटिन इज यूजुअली येलो, और पल्प में क्या होता है? नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। इनैमल के बारे में इंपॉर्टेंट, देखो एमसीक्यू पॉइंट आप लोग को तो मालूम ही है, मैं मेरा लिखवाते ही रहता हूं आपको। इनैमल के बारे में एमसीक्यू पॉइंट लिख लेना, साथ साथ में लिखते जाना। इनैमल के बारे में एमसीक्यू पॉइंट क्या बोलता है? इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। पूरे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? इनैमल। आपके पूरे शरीर में हड्डी से भी, मतलब बोन से भी ज्यादा हार्ड क्या है? इनैमल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। मतलब आपके शरीर में अगर कोई डायमंड तो बहुत ज्यादा ही हार्ड हो गया। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री में आपको हमेशा सिखाते हैं कि भाई हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज डायमंड, बोलते हैं ना, ठीक वैसे ही आपको अगर बायोलॉजी में मैं कहना चाहूं कि भाई हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है ह्यूमन बॉडी में, तो आप बोलेंगे इनैमल है। सर क्यों है हार्डेस्ट सब्सटेंस? ये भी सवाल आना चाहिए, क्यों है हार्डेस्ट सब्सटेंस भाई? क्योंकि इसके अंदर 96% इनऑर्गेनिक कंटेंट है। क्या है? इनऑर्गेनिक मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट्स। आपके जस्ट फॉर देखो मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आई नो, बट नॉलेज है, काम ही आएगी कभी ना कभी। 96% इनऑर्गेनिक कंटेंट है, और बोन में, आपकी हड्डी में 60% होता है। सोचो, तो 96% मतलब सिर्फ 4% ऑर्गेनिक है, बाकी पूरा इनऑर्गेनिक है। ठीक है, आउटर, मिडल एंड इनर लेयर समझ में आया, नाम समझ में आया, इनैमल, डेंटिन एंड पल्प। ठीक है, व्हाइट, येलो एंड फिर अंदर तो रेड ही दिखेगा, ऑब्वियसली पल्प है, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स है तो रेड ही दिखेगा ना, सीधी बात है। ठीक है, अगेन जैसे अपन नॉर्मल भाषा में बोलेंगे तो पहला लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। ओके, चलो देखें। सो हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ इनैमल। इनैमल क्या करेगा? खाने को चबाने में हेल्प करेगा। मैंने डेंटिन और पल्प के बारे में बता दिया, यहां नहीं लिखा हुआ है, फिर भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं टंग पे। तो ओरल कैविटी में दांत हो गए खत्म। उसके बाद आते हैं कहां पे? टंग पे।
तो टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, मसल है, टंग क्या है, पूरी की पूरी मसल है। वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है? ऑब्वियसली वॉलेंट्री, कुछ लोगों की इनवॉलेंट्री होती है ना। आप बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो, मतलब कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं हम लोग कैसे, हम तुम्हारे मम्मी डैडी बोलते ना जबान पे तेरा कंट्रोल ही नहीं है, नहीं बोलते, नहीं तुम्हारे मम्मी डैडी बोलते होंगे ना, हाँ बहुत बोलता है, हाँ जबान पे लगाम नहीं है, तो क्या इनवॉलेंट्री हो गई, उनको बताने का ना, नहीं साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है, उनको बोलने का, अरे हमारी वॉलेंट्री मसल है यार, क्या आपको साइंस नहीं पता, तो मारेंगे पकड़ के तुमको। तो टंग जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है बच्चों, और टंग की जो मसल्स हैं वो वॉलेंट्री मसल्स है ऑब्वियसली। और जो टंग है दैट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ योर माउथ। देखो ये धागे जैसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन, दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर is what holds the tongue to the floor of the mouth. Imagine if that tongue thread like structure was not there, what would happen? Your tongue would be like lolling around, because उसको कोई थोड़ा तो रिस्ट्रिक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब सपोर्ट चाहिए ना, तो वो जो हल्का सा उसको एक अटैक। अच्छा सी द ब्यूटिफुल बैलेंस, सी द ब्यूटिफुल बैलेंस, कि इतना चाहिए कि मूव कर सके, बोल सको, पर इतना भी नहीं चाहिए कि लबड़ती रहो, बोल नहीं पाओ। वो कौन सा ऐड आता है, कौन सा वो कैंडी आती है, जीभ लप 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 लपाई लप लपाई समथिंग कुछ तो है, आता है वो ऐड, सेंटर फ्रूट, हाँ है ना, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए हमारे साथ। तो ये जो बैलेंस कितना ब्यूटीफुल है, क्यों है ये बैलेंस? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपकी टंग को आपके फ्लोर ऑफ माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ मतलब ओरल कैविटी का फ्लोर के ऊपर ऐसे चिपका के रखता है, और हल्की हल्की मूवमेंट अलाउ करता है, लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करता है। समझ में आई बात? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको दिखाया, इसका नाम है फ्रेन्यूलम। क्या नाम है? तो अब ये सेंटेंस समझो, इट इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेन्यूलम। कोई पूछे फ्रेन्यूलम क्या है तो क्या कहेंगे बच्चों? आप कहेंगे फ्रेन्यूलम, यहां लिख देता हूं, इट्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू that attaches tongue to floor of mouth. Yes? इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात जानना चाहते हो फ्रेनुलम के बारे में? अगर आपका फ्रेनुलम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, आप खुद अपना अपना फ्रेनुलम कांच में देख लेना लेक्चर होने के बाद, ठीक है? आज यही करोगे, मुझे मालूम है, ये लेक्चर पूरा देखने के बाद क्या करोगे? हाँ जाके देखोगे, अच्छा मेरा कनाइन, हाँ मेरा फ्रेनुलम सब यही करते हैं, सारे बच्चे यही करते हैं, ठीक है, हमने भी किया था। तो आज जब जाके फ्रेनुलम देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो फ्रेनुलम है ये किसी किसी का थोड़ा पतला, किसी का थोड़ा मोटा हो सकता है। अगर आपका फ्रेनुलम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और एकदम ऐसा ठीक है और आपके टंग की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो आपको बोलने में दिक्कत होगी। इमेजिन करो अगर मैं टंग को हिलाए बिना बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो कैसे बोलूंगा, है ना? तो वो इंसान तोतला साउंड करेगा ना आपको, है कि नहीं? इस कंडीशन को मेडिकल साइंस में कहते हैं टंग टाई। क्या कहते हैं? टंग टाई। ऐसा टाई टाई मतलब बांध देना, टंग टाई। ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी जबान को नीचे फ्लोर ऑफ माउथ से बांध दिया और हिलने नहीं दे रहा है, उसको फिर ऑपरेशन करके, सर्जरी करके फ्री करना पड़ता है। फन फैक्ट, आई हैव अ कंडीशन कॉल्ड टंग टाई, बट मेरा बहुत ही माइनर है, मालूम नहीं पड़ता। टच वुड, मेरे को बोलने में कभी दिक्कत नहीं आई, नॉर्मल था, ठीक है। बट अगर ये थोड़ा और ज्यादा प्रोमिनेंट होता तो बोलने में दिक्कत हो सकती है, लोगों को होती है, कई ऐसे हमने देखे पेशेंट्स, होती है लोगों को। अगर आपने नोटिस किया मेरा फ्रेनुलम बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब आपको वहां से भी दिख रहा होगा, जबकि आप खुद का देखोगे इतना शायद प्रोमिनेंट ना दिखे, मतलब नॉर्मली इतना ज्यादा थिक नहीं होता, ठीक है। टंग टाई बोलते हैं। खैर
अगर कभी आ गया एमसीक्यू में आ गया तो ध्यान में रख लेना। ओके, अपर सरफेस ऑफ टंग। अभी अच्छा, टंग का ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है। फ्रेन्युलम का है नीचे के सरफेस पे कि ऊपर के सरफेस पे? फ्रेन्युलम नीचे, फ्रेन्युलम नीचे। अच्छा ये बताओ, ये जो बाहर है ये फेसिंग द सन है, मतलब ऐसे मैं निकालूं, ऊपर का हिस्सा फेसिंग द सन है, नीचे का हिस्सा फेसिंग द ग्राउंड है, बरोबर है? मेरी टंग ऐसे है ना, तो ये डॉर्सल सरफेस हो गया और ये क्या हो गया, नीचे वाला वेंट्रल सरफेस हो गया। सीधी बात है। हम बोलोगे हाँ, तो डॉर्सल सरफेस पे फील करके देखो, या एटलीस्ट देखो, कांच में जाके देखो, सुबह जाते हो ब्रश करते हो टंग क्लीनर यूज करते हो, देखो रफ लगता है कि पूरा स्मूथ है? हल्की हल्की रफनेस लगती है टंग पे कि पूरा का पूरा सपाट है, स्मूथ है? छोटे छोटे प्रोजेक्शन दिखते हैं टंग पे, दो स्मॉल प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड पैपिले। क्या बोलते हैं उनको? तो यहां पर जो स्टेटमेंट लिखी है पढ़ो उसको, क्या बोलता है वो? द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिले। अपर मतलब विच सरफेस? डॉर्सल सरफेस। अपर का मतलब यहां पे कौन सा सरफेस बच्चों? हाँ, आपको एमसीक्यू में पूछ लेगा वो कि पैपिले कहां है, डॉर्सल पे कि वेंट्रल पे? कहां लिखोगे आप? आपको वो डॉर्सल पे। हैज पैपिले, तो आपके टंग के ऊपर ना, आप ऐसे अगर देखोगे तो टंग का अगर आप ड्राइंग बनाओगे तो इसके ऊपर ऐसे छोटू 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 छोटू, मतलब एकदम माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे, आप मतलब बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेंगे, कुछ प्रोमिनेंट होते हैं, कुछ कुछ। खास करके साइड ऑफ योर टंग पे आप ऐसे उंगली घुमाओगे ना, आपको वो फील होगा हल्का हल्का दाने दाने जैसा, ठीक है ना? तो वो जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैपिले। पैपिले का काम क्या है? तो पैपिले के अंदर होते हैं टेस्ट बड्स। सारे पैपिले के अंदर नहीं होते, देयर आर 3 टाइप्स, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, ऐसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं पैपिले, बट सम ऑफ द पैपिले, जो फंगीफॉर्म पैपिले होते हैं मेनली, उनके अंदर क्या होते हैं? हमारे टेस्ट बड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? टेस्ट बर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। पैपिले के अंदर क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है? अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानने का शौक है तो मैं आपको वो भी दे दूं। कुछ बच्चे हमेशा पूछते हैं सर एनसीईआरटी के बाहर का क्या आएगा सर नीट में? यही सब आएगा और क्या आएगा। टाइप्स ऑफ पैपिले, टाइप्स ऑफ पैपिले ऑफ टंग। कितने टाइप ऑफ पैपिले और टंग के? फिलीफॉर्म पैपिले, फंगीफॉर्म पैपिले एंड सर्कमवैलेट पैपिले। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, कौन कॉन्सेंट्रेट करो कि जो एनसीईआरटी में दिया है वो तुमको 101% आता है, उसके बाद ही 1.5 शाणे बन के ये पढ़ने जाओ। पहले करने जाओगे तो ये और वो दोनों जाएगा। मराठी में एक कहावत है पता है, तेल ही गेले तूप ही गेले हाथी आले धुपाटणे, सुना होगा शायद। खीर के चक्कर में दाल चावल मत गवाओ, पहले एनसीईआरटी कर लो फिर बड़ी बड़ी बातें करो। चलो, तो टाइप्स ऑफ पैपिले, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सर्कमवैलेट। फंगीफॉर्म वाले में ज्यादा आपको, फंगीफॉर्म और सर्कमवैलेट दोनों में एक्चुअली, बट ज्यादा करें फंगीफॉर्म में टेस्ट बर्ड्स मिलते हैं। टेस्ट बर्ड्स में, टेस्ट बर्ड्स के अंदर खास टाइप के नर्व सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। इसके ऊपर नीट में कई बार आपको क्वेश्चन आया हुआ है। नीट मतलब एआईपीएमटी, नीट जो भी एग्जाम्स होती है उसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। जो टेस्ट आपको फील होता है ना, आपको कौन से टाइप के टेस्ट फील होते हैं? तीखा, मीठा, सॉल्टी, बिटर, स्वीट, सब फील होता है। बाय द वे, स्पाइसी इज नॉट अ टेस्ट एक्चुअली, तीखा इज नॉट अ टेस्ट। देयर आर ओनली 4 बेसिक टेस्ट, स्वीट, सॉल्टी, सार, बिटर, 4 ही होते हैं। और इनको डिटेक्ट कौन करता है? इनको डिटेक्ट करते हैं खास टाइप के नर्व रिसेप्टर्स कॉल्ड गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो कोई आपको पूछेगा कि टंग का, टेस्ट बर्ड्स का फंक्शन क्या है, तो आप कहेंगे गस्टेशन। टंग के टेस्ट बर्ड्स का फंक्शन क्या है बच्चों? गस्टेशन, यानी कि टेस्ट को डिटेक्ट करना। जैसे दांत का फंक्शन था मैस्टिकेशन, वैसे ही टंग के टेस्ट बर्ड्स का फंक्शन है गस्टेशन।
क्लियर? मजे आ रहे हैं? समझ आ रहा है कि बायोलॉजी में कितना कुछ है और कितना इंटरेस्टिंग है? एंड ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो इट्स एकदम मजा ही आता है पढ़ने में, बोर ही नहीं होता कितने भी देर पढ़ते रहो.